बहुत बेसब्री से सभी युवाओं को, सभी यहाँ से देशवासियों को आपका इंतजार है। ये आपका पहला फेसबुक लाइव है और आपने हमें चुना। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और हम बहुत गौरवान्वित हैं। आज हमारे सामने है पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हमारे देश के ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी पूरी जीवन आपके देश की सेवा के लिए समर्पित किया है। सर, हम आपको आप सुनना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहुत खुशी हो रही है कि अब हम आपसे जुड़ चुके हैं और अब हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। बहुत लंबे अरसे से कभी आपका इंतजार था। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी सर। सर, मैं आपसे शुरुआत आपके उन दिनों से करना चाहूंगी जहाँ पे किताबों ने एक बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव लाया है। और मैंने सुना है कि आपको किताबों से इतना प्रेम रहा है कि उसने आपका आधा जीवन ले लिया। और सही बात, जीवन में पुस्तकों का जो महत्व है वो सर्वोच्च होना ही चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आज की जीवन में पुस्तकों ने किस तरीके से खर प्रेरित खर किया खर खर कर समाज के प्रति। खर खर थे। नेटवर्कचा प्रॉब्लेम. नेटवर्क. नेट का प्रॉब्लम है। जी जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। पर आप ही से हमने सीखा है कि हर मुश्किलों को पार करके हमने सफलता प्राप्त की है। तो इस छोटी सी तकनीकी की जो हमारी मुश्किल आ रही है उसको भी पार करते हुए हम ये साक्षात्कार आज जरूर करेंगे। सर, मैं जानना चाहूंगी कि पुस्तकों से आपका काफी लगाव रहा है। तो आपको क्या लगता है कि समाज में व्यक्ति को पुस्तक का क्या दर्जा रखना चाहिए अपने जीवन में, और किस तरीके से आपको पुस्तकों ने प्रभावित किया अपनी सेवा भावना लाने के लिए। जी, मेरे जीवन में पहले तो एक माता मेरी गुरु बनकर मुझे सिखाती रही, और उसके बाद मुझे दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल पर स्वामी विवेकानंद के पुस्तक ने आकर्षित किया। महात्मा गांधी जी के पुस्तक ने आकर्षित किया। मैं पुस्तक खरीदी कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे मुझे जीवन समझते गया। मैं मेरे जीवन में ये सोचता था, क्या है जीवन, किस लिए जीते लोग। सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचता था कि क्या है जीवन। जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहते रहता। कई लोग मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो जब मैं ये स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी, मुझे प्रेरणा मिली कि हर इंसान को भगवान ने जो जन्म दिया है वो सेवा करने के लिए दिया। सेवा, जी सेवा। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सेवा करना है। लेकिन अपना गांव एक मंदिर है, अपना राष्ट्र एक मंदिर है, जी उसमें बसी हुई जनता ये हमारी सर्वेश्वर है। और जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। मानव सेवा ये माधव सेवा है। ये किताबों से मुझे समझ में आ गया, और मैं अपने जीवन का
25 साल की उम्र में तय किया अभी जीना है तो सिर्फ सेवा के लिए, मेरे गांव की सेवा, मेरे समाज की सेवा, मेरे देश की सेवा, सेवा करने के लिए जीना बस। ये मैंने तय किया मेरे जीवन में। आज मेरा उम्र हो गया 83 साल, 83 ईयर। वही विचार है। तो मुझे प्रेरणा मिली ये पुस्तक स्वामी और महात्मा गांधी जी के पुस्तक के विचार से। और ये पुस्तकें मेरे गुरु बन गए और सिखाते गए। जी, बहुत खुशी हुई आपके विचारों को जानने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि आपने किताबों से अपने आप को सेवा के भावनाओं में ढाल लिया। बहुत खुशी की बात है। और इससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से किताबों का, पुस्तकों का हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। वैसे तो एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बात आज के वर्तमान समाज की जाए तो एक आम आदमी किस प्रकार उस बूंद के समान बन के घड़े को भर सकता है, इस बारे में मैं आपके विचार को जानना चाहूंगी सर। आज हर इंसान स्वार्थ में दौड़ रहा है, स्वार्थ, मैं और मेरा, इसके पीछे वो दौड़ रहा है। आज हम देख रहे, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, फिर भी रुकता नहीं, जी, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। आखिर अंतिम देखो, हाथ में कुछ नहीं, तो दौड़ता किस लिए? तो मुझे ये समझ में जब आया, आज जो है एक बूंद बनना है ना, हर एक ने, हर एक कार्यकर्ता, हर एक आदमी एक बूंद बनकर घड़ा भरना है। तो उसने ये जीवन को जानना है कि मुझे भगवान ने जो जन्म दिया, जैसे एक बूंद बनना है, मुझे क्या करना है? अपने गांव की सेवा, आपके समाज की सेवा, आपके देश की सेवा। सेवा, जो लोग धन जुटाने के पीछे पड़े हैं, हम देख रहे, सिकंदर महान दुनिया पर राज किया, हाथ में क्या लेकर गया है? आज हमारे देश में क्या लखपति और करोड़पति कम है? लेकिन आज बिल्कुल नहीं सर। किसी किसी लखपति करोड़पति की जयंती और पुण्यतिथि लोग मनाते हैं? जी नहीं लखपति और सर। करोड़पति की जयंती नहीं हुई। लेकिन जो लोग जनता की सेवा करते करते अपना जीवन बिता दिया, इतना नहीं, सेवा करते करते मर गया, उनकी जयंती और पुण्यतिथि आज मनाते लोग। तो बिल्कुल खुद सर। के लिए जो जिंदे रहते हैं, सिर्फ सिर्फ खुद के लिए जो जिंदे रहते हैं, वो हमेशा के लिए मरते हैं। औरों के लिए जो मरते हैं, वो हमेशा के लिए जिंदे रहते हैं। ये इतिहास है हमारा। ये अगर समझ में आया, कार्यकर्ता युवकों, इनके समझ में आ गया, तो एक एक बूंद बनकर एक एक युवक ये घड़ा भर सकता है। लेकिन जीवन समझ में आना चाहिए। आज बहुत से युवक मैं देखता है, सिर्फ खाओ पियो चैनबाजी करो, एक दिन मरना है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे निकल जाए। खाना पीना और मरना, इसके लिए जीवन नहीं। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी कि मैं कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। ये सोच करने की शक्ति भगवान ने हर प्राणी मात्र को दी है। इसीलिए हर कार्यकर्ता ने इस बात को अगर सोच लिया, तो उसके जीवन के बारे में समझ में आ जाएगा। और
वो अपना परिवार चलाएगा, अपना परिवार छोड़ेगा नहीं, अपना परिवार चलाएगा। लेकिन परिवार को चलाते चलाते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो अपने गांव के, समाज के, देश के लिए देते रहेगा। और ऐसे कार्य करते खड़े होंगे तो एक एक बूंद से वो घड़ा भर जाएगा। बहुत खूब सर। आपको सुनने का इतना मन रहता है कि आप जिस तरीके से जवाब देते हैं, ऐसा लगता है कि मानो आप ही को सुनते रहे, कोई सवाल ही ना करे। आप एक ऐसे ज्ञान के भंडार हैं जिसने हम सभी को एक ऐसा बूंद बना दिया, जो बूंद बूंद बन के इस भारत माँ के घड़े में जरूर भर के और एक अच्छा ज्ञान का उज्ज्वलन बनाएंगे। और बहुत खुशी की बात है। और एक बहुत बढ़िया पहलू बात की है सर आपने, कि आज का जीवन इस तरीके से हो चुका है कि हम सभी युवा और अन्य व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने जीवन का जो आधार है, पर्पस है, वो जरूर समझे। और आपने इस बात को आज उजागर किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब युवा अपने समय में थे और आप हमें आप इतनी सुनते। हेलो। जी सर, जी सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं एक युवक था। 1962 में चाइना ने हमारे देश पर अतिक्रमण किया। जी माँ के संस्कार बने थे, स्वामी विवेकानंद गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। 62 के लड़ाई में हमारे जो बहुत जवान मारे गए, और भारत सरकार ने युवकों को एक आह्वान किया कि स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इसमें जाने युवकों की जरूरत है। मेरा मेरे मेरे प्रति देश प्रेम था, तो मैं कोशिश किया कि चलो देश के सेवा के लिए जाना है। 1963 में मैं फौज में गया। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध में मैं एक गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा था, 25-30 गोली लग गई गाड़ी में, खेमकरन की सीमा पर। मेरे साथी शहीद हो गए, मैं बच गया। यहां एक टुकड़ा लग गया, मैंने देखा, मेरे सब साथी चले गए, मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। उसी टाइम पर खेमकरन के सीमा पर मेरा निर्णय हो गया, अभी ये मेरा पुनर्जन्म है, ये नया जन्म, मेरा गांव, मेरा समाज और मेरे देश के भलाई के लिए लगाना। तो मैं वहां तय किया, जब तक जीऊंगा मेरे गांव की, मेरे समाज की, मेरे देश की सेवा करूंगा। और जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरे गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैंने व्रत लिया खेमकरन की सीमा पर। और ये जो व्रत लेकर मैं काम में लग गया, इतनी कठिनाई आ गई, इतनी मुसीबतें आ गई। मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, मैं किसी से डोनेशन नहीं लेता, किसी से पैसा नहीं मांगता। बहुत कठिनाई आ गई, लेकिन मैंने तय किया था कि जब तक जीना गांव, समाज और देश के लिए, मरना गांव, समाज, देश के लिए। तो ऐसे मैं, आज मेरा उम्र हो गया 83 साल। जी तो युवा अवस्था में मैं काम शुरू किया है। तो मैं युवकों को मेरी विनती है, युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। ये जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं। देखो ना, मेरे जैसा युवक कितना कर जी सकता है, तो आप नहीं कर सकते? जी, कर बिल्कुल। सकते हैं। तो मुझे वो खेमकरन की सीमा, वहां पर जो
लड़ाई का हादसा हुआ, उसमें मुझे दायित्व का बोध हुआ और पूरा जीवन तय किया कि गांव से समाज और देश की सेवा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, इसी से मुझे याद आता है कि एक स्वलिखित एक रचना थी कि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, है जरूरी समंदर के संग खेलना तब जब हो समंदर पर नशा तूफान का। बिल्कुल आपने इसी को सिद्ध किया है। शायद ये पुनर्जन्म हमारे पूरे हिंदुस्तान, हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत जरूरी था, ताकि आप हमें वो राह दिखा सके, वो ऊर्जा दे सके जहाँ पे हम गलत के खिलाफ सही की दिशा पे आगे बढ़ सके। बहुत खूब सर, बहुत सर, आपसे इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा मिल रही है कि जितने भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं या जितने भी देशवासी हमसे जुड़े हैं, आज आपसे, आपको सुनकर बहुत ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं। मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी अन्ना जी कि आपके विचार से दैनिक जीवन और समाज सेवा से में क्या फर्क है? क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई फर्क है? सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म, जो भगवत गीता ने हमें संदेश दिया। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की अपेक्षा ना करते हुए किया हुआ कर्म, यही होती है भगवान की पूजा। तो दैनंदिन जीवन में हम जो कर्म करते हैं अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में, वो दैनंदिन जीवन में जो कर्म करते हैं ना, उसको निष्काम भाव से। तो अब दैनिक जीवन जो है वो सेवाएं है, उसको सिर्फ फल की अपेक्षा मत करो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप परिवार करते हो ना, परिवार, जी। ये परिवार क्या है? परिवार भी सेवा है। अपना परिवार जो हम चलाते हैं वो सेवा है, सिर्फ निष्काम भाव से करना है। आज परिवार में दोष क्या है? दूसरों की दाढ़ी जल गया परवाह नहीं, मेरी बीड़ी सुलगनी चाहिए, ये दोष है। सतत आचार से, सतत विचार से, सतत बुद्धि से जितना धन जुटा सकते जुटाइए। जरूरत से ज्यादा जुटता है तो दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के मेले, ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सोचना। तो दैनंदिन जो जीवन है, दैनिक जीवन और सेवा, समाज की सेवा, कोई फर्क नहीं, एक ही सिक्के के दो बाजू है। सिर्फ निष्काम कर्म करते रहो। मैं अपने जीवन में यह अनुभव कर रहा हूं कि निष्काम, मैं करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों रुपए, मुझे करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, मैं रखे नहीं। आज सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है। काम कितना हो गया, सब मैं काम बताओ तो उसमें एक घंटा, घंटा में पूरा नहीं होगा। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि हम सब कार्यकर्ता जो काम करते हैं उसको निष्काम भावना ने करो। निष्काम भावना से जो कर्म करेंगे वो सेवाएं होती है। और मंदिर की पूजा ये जो होती है ना, ये भी जी, सेवा है, लेकिन वो निष्काम भाव से। अपना परिवार करते ना, निष्काम भाव से। जो कर्म करना है वो निष्काम भाव से करो, वो बिल्कुल सेवा है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब सर। बिल्कुल ये बात सही है कि अपना निस्वार्थ होके किसी भी सेवा को की जाए तो वो हर कार्य एक सेवा ही है। और जिस प्रकार आपने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया, हम तो अपने परिवार में एक दैनिक जीवन में अटके रह जाते हैं, पर आपने इस पूरे देश को अपना परिवार बना के इस देश की सेवा में अपने परिवार को इसी में ही ढूंढा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात है। और सर, हमने आपको हमेशा आपके चेहरे में एक ऐसी मुस्कान देखी है, एक खिलखिलाता हुआ व्यक्तित्व आपके अंदर देखा है हमेशा से ही। जब भी, जबकि आपने इतनी सारी जंग लड़ी है,
इतने सारे संघर्ष किए हैं, जिसको पूरा देश ने देखा है। तो आपके चेहरे पे या आपके व्यक्तित्व पे कभी वो मायूसी नहीं छाई कि या निराशा नहीं हुई कि ये कार्य मेरा सफल नहीं हो पाया? तो अगर आपने उस निराशा को महसूस किया है तो सर मैं जानना चाहूंगी व्यक्तिगत रूप से भी कि आपने उस मायूसी से ऊपर उठ के कैसे अपने आप को प्रोत्साहित किया? हम कोई भी काम करते हैं, अपेक्षा रखकर जब काम करते हैं, ये काम ऐसे होना चाहिए, और नहीं होता है, नैराश्य आता है। हम समाज के लिए जब काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई लोग निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, दोष देते हैं, और इसको नैराश्य आता है। वो निंदा करे या वंदन करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैंने बताया ना, निष्काम भाव से करते रहो। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि हर एक कार्यकर्ता ने अपने जीवन में जो कर्म करना है, वो इस प्रकार का कर्म करने से वो अपने जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट नहीं आएगा। अभी देखो, मेरी 35 साल की लड़ाई है। जी। क्या आपेश काम आ गया? अरे कभी कभी जेल में भी डाल दिया। फ्रस्ट्रेट नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं। वही आनंद है, वही समाधान है। तो हम अपेक्षा करके रखकर जो कर्म करते हैं, इसके कारण अपेक्षा के मुताबिक कर्म नहीं होता है, उस टाइम पर फ्रस्ट्रेट आता है। और फ्रस्ट्रेट आना ये भी एक रोग है, ये बहुत बड़ा दोष है। जीवन में फ्रस्ट्रेट कभी आना नहीं। मैं अपने जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट आने नहीं दिया। इतने लड़ाइयां लड़ रहा हूं, क्या क्या लोगों ने मेरे विरोध में क्या क्या किया, फ्रस्ट्रेट नहीं। तो फ्रस्ट्रेट ये बहुत बड़ी बीमारी है। जी। फ्रस्ट्रेट जीवन में ना आते हुए कर्म करते रहना। जो भी इस बीमारी से आज जूझ रहे हैं जिसका नाम है फ्रस्ट्रेशन, तो आज अन्ना जी ने आप सभी को इसकी दवा बता दी है कि आपको किस तरीके से अपने जीवन से सारे ही फ्रस्ट्रेशन को दूर करना है। निराश होकर बिखरना नहीं, संघर्ष करके निखरना है। यही हम सीख ले रहे हैं अन्ना जी से। अन्ना जी, आपसे मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश और पूरा विश्व एक ऐसी आपदा में आ फंसा है जिससे कि हम सभी बाहर आना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं पलायनवाद की जो समस्या है अब और बढ़ती जा रही है, और उसके दुष्परिणाम कहीं ना कहीं इस महामारी के दौरान में भी हम देख रहे हैं। तो आपके विचार से हम जानना चाहेंगे कि किन पहलुओं पर ये पलायनवाद समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, उसको महामारी मत समझो। जब हम महामारी के दृष्टि से देखते हैं ना, तो जी। डर लगता है, घबराता है, मुझे महामारी होगा, ये लगता है। उसको महामारी मत समझो। मैं समझता हूं कि ये कोविड 19 एक टीचर बनकर आया हमें सिखाने के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। वो टीचर है, वो हमें सिखाने आया है। वो क्या सिखा रहा है? लॉकडाउन, घर में रहो, ऐसा वो सिखा रहा है। घर में रहो, शरीर घर में रखो, और मन अप, ऊंचा। जैसे अभी मेरा शरीर मेरे कमरे में रखा है, और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, मेरा मन इतना अप है। तो सिर्फ शरीर शरीर आप लॉकडाउन करो, मन को ऊंचा लेकर जाओ। अभी मैं हमेशा
कॉलेज के स्टूडेंट है, कार्य करते हैं, सबके साथ ऑनलाइन बातें करते रहता हूँ। शरीर मेरा लॉकडाउन है, मन लॉक लॉक नहीं है, मन जी सबके साथ बात करते रहता हूँ। तो मेरी विनती है, इसको आप महामारी, वो महामारी समझने से हमें ये डर लगता है, पलायनवाद स्वीकारते हैं। अभी मेरे गांव में ये जी महामारी के केस आ गए हैं, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? वो महामारी के लिए एक तो लॉकडाउन, दूसरा अपना जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। जी सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस क्या रखना है? अरे बाहर सब स्वार्थी लोगों का मेला है, वो स्वार्थी लोगों के मेले में मत जाओ। सब वो स्वार्थी है, उससे अलग रहो और सोचो अपने गांव, समाज, देश के लिए। वो सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये मैं जो पथ्य संभाल रहा हूं, ये हर एक ने ये पथ्य अगर संभालना, तो ये जो महामारी लगती है ना, इससे हम डरेंगे नहीं, उसको भगाएंगे, उसको आगे भगा देंगे। डरना, मुझे तो अभी डर नहीं लगता, मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ, तो इसीलिए इसको घबराना नहीं, महामारी नहीं समझना। वो एक टीचर है। आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन कितना टीचर सिखा रहा हमें। तो ये बातें हमें सोचना चाहिए, महामारी नहीं। बहुत ऐसे विचार हम अन्ना जी से ही पा सकते हैं कि जहाँ पे लॉकडाउन एक टीचर की भूमिका निभा रहा है और हमें सिखा रहा है कि शरीर तो हमें घर पर रखना है, पर हमारे विचारों की उड़ान ऐसी रखनी है कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हुए भी अन्ना जी तक पहुंच गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाह रही हूँ अन्ना जी, कि जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त हमने आजादी का दिवस मनाया है और काफी हर्ष और उल्लास के साथ हम ये पर्व हर साल मनाते आए हैं। आज हमें अंग्रेजों से आजाद हुए कई साल बीत चुके हैं, पर आज कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि ये आजादी के जो विचार हैं, इसके जो सही मायने हैं, वो शायद लोगों की समझ में नहीं आ पाए हैं या समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी भूल हो रही है। तो मैं आपसे आपके विचारों से जानना चाहूंगी कि हम आजादी को किस रूप से देखना चाहिए और क्या हमें असल रूप में आजादी मिल चुकी है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। 1857 हमारे आजादी की लड़ाई शुरू हो गई अंग्रेज के विरोध में। 1857 जी और 1947 में हमें आजादी मिली। 90 साल तक, 90 साल लाखों लोगों ने कुर्बानी दी हमारे आजादी के लिए। जी लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। जी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हजारों लोग फांसी पर चल गए, फांसी पर चले गए। आप हम सब जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी जा रहे हैं, फांसी का तख्ता देख रहे हैं। अभी हम 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं, ये अपने आंख से देख रहे हैं। फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे, इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारी आजादी के लिए, हमारी आजादी के लिए। आज हमें आजादी मिलने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन वास्तविक आजादी की परिभाषा समझ में नहीं आई। आजादी का अर्थ स्वराचार लगाते जा रहे हैं।
26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1939 में बनाया। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक मनाया, कल बनाया ना प्रजासत्ताक। प्रजा की सत्ता आ गई, प्रजा मालिक हो गई इस देश की, सरकारी तिजोरी जनता की हो गई, और हमारे सभी ऑफिसर, अधिकारी, कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हमारे सेवक है। जिनको हम चुन कर दिया है वो जनप्रतिनिधि, ये भी हमारे सेवक बन गए। ये सब सेवक है, मालिक कौन? जनता है। क्या देख रहे हैं हम आज? जो मालिक है उनको सेवक, वो सेवक बनाया। जो मालिक है जनता, उनको सेवक बनाया, और जो सेवक है वो मालिक बन गए। क्यों? परिभाषा समझ में नहीं आई। इसलिए हम युवकों ने जागरूक होना चाहिए। मैं जो अभी 35 साल से लड़ रहा हूँ, वो इसलिए तो लड़ रहा हूँ कि वो प्रजासत्ताक हमारे देश में आना है, जो वो लोकतंत्र आना है। कौन सा लोकतंत्र? जो लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो लोकतंत्र लाना है देश में। ये हमें, इसलिए मेरी कोशिश है। अभी मैंने 10 कानून बनाए। लोकपाल, ये क्या जी है? लोकतंत्र, लोकतंत्र के लिए। तो ये युवकों ने इन बातों को सोचना चाहिए कि सही आजादी समझ में नहीं आई, इसलिए हमें कोशिश करना है। मैं करते रहता हूँ, 83 ईयर में भी, और भी लड़ते रहता हूँ ये लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए। हाँ, लड़ते रहता हूँ, लड़ते रहना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात लोकतंत्र की हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी को समझने के लिए कि हम सेवक नहीं है, हम मालिक है, जैसा कि अन्ना जी ने कहा है। क्योंकि सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है, हम सरकार द्वारा नहीं चलते हैं। तो अन्ना जी, बात जब लोकतंत्र की हो रही है, तो क्या आपके विचारों में लगता है कि हम वाकई में एक लोकतांत्रिक दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं? और अगर ऐसा नहीं बढ़ हो रहा है तो इसके गुनेगार कौन है? युवा पीढ़ी है, जनता है, या कई और व्यक्ति हैं, या और कोई ऐसी हमारे सामने कोई विपदा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और उससे लड़ नहीं पा रहे हैं? तो आपके विचार इसमें क्या है? जी, आप फिर से जरा। जी, मैं बात कर रही थी सर, लोकतंत्र की। जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो देश है या जो हमारी व्यवस्था है, इस प्रकार है कि अ, ये हमारे जितने भी देशवासी है उनके द्वारा, उनके लिए और द्वारा बनाई हुई सरकार, हम जो चलाते हैं, आपने बताया। और नेट में प्रॉब्लम है, जी जी, नेट का क्या आप प्रॉब्लम। अभी अभी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जी, मैं आपसे नेट पर प्रश्न करना प्रॉब्लम है। जी सर, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रही थी लोकतंत्र के ऊपर हाँ, कि आप आपके विचार जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोकतंत्र सरकार को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, या अभी भी हमारी जंग शुरू रहनी चाहिए? नहीं, अभी भी हम लोग लोकतंत्र नहीं पा रहे हैं। जी क्यों? 1952 देश का पहला इलेक्शन हो गया, देश का पहला इलेक्शन जी 1952 में। वास्तव में 47 में आजादी मिली, 39 में संविधान बना, 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया। तो लोकतंत्र उसी टाइम आना था
जो लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो लोकतंत्र वो आना था। लेकिन 1952 में उस लोकतंत्र को पक्ष और पार्टी तंत्र ने हमारे देश में आने नहीं दिया। इसलिए आज हमारे देश में दिखाई क्या देता है, लोकतंत्र नहीं, पक्ष और पार्टी तंत्र आ गया, लोकतंत्र अभी भी नहीं आया। इसलिए हम युवकों ने फिर से एक बार आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी लड़ना बहुत आसान है, उस टाइम के मुताबिक बम डालना, गोली चलाना, ऐसी लड़ाई नहीं। अभी सिर्फ लोगों को जगाना है और इलेक्शन के टाइम पर वोटिंग बॉक्स में उनको हराना है, बस, तो लोकतंत्र आ जाएगा। क्या करना है, जिसको वोट देना है उसके शुद्ध आचार हो, शुद्ध विचार हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग हो, अपमान पीने की शक्ति हो, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो। ऐसे लोग जो खड़े होते हैं और जिन्होंने वोट करना है, उन्होंने ये तय करना है कि मैं किसी भी पक्ष पार्टी का गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे उम्मीदवार को मेरा वोट नहीं दूंगा। जी, किसको दूंगा? सिर्फ चारित्र्यशील लोगों को दूंगा, तो लोकतंत्र आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हमें किसी पार्टी विशेष को मद्देनजर रखते हुए हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं लाना है, बल्कि हमें व्यक्ति विशेष को आगे देखते हुए हमारा लोकतंत्र को विकसित करना है। तो बिल्कुल अन्ना जी के द्वारा ये कही बात को मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि इनकी बात को आप जरूर सुनिए और समझिए कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना और स्वयं को जागरूक करना। अन्ना जी, मैं आपसे एक और आगे का प्रश्न करना चाहूंगी कि रोटी रोटी और कपड़ा मकान इंसान के जीवन की आधार है और एक आवश्यकताएं हैं जिसके लिए देश पूरा आगे तौर पे भागता रहता है एक तरीके से। और इसी बीच में भूखमरी एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसके कारण काफी हद तक हमारा देश कहीं ना कहीं जगहों पे घुटने ताक देता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पे आके खड़ा हो जाता है जहां पे हमको मजबूर होना पड़ता है इन्हीं चीजों को अपनाने में। तो आप अपने विचारों से ये क्या सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे जब हमारे भारत में गरीबी का इस तरीके से आलम होगा? तो आपके विचार में इस पर जरूर जानना चाहूंगी। गरीबी मिटाने के लिए कई साल बीत गए, लेकिन गरीबी आज भी नहीं मिटी, क्योंकि गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ सहूलियत देने से गरीबी नहीं मिटेगी। सहूलियत देना दोष नहीं, जिनको सहूलियत देना है उनको सिर्फ हाथ फैलाने के लिए नहीं सिखाना, लाचार बनाने के लिए नहीं, स्वाभिमान सिखाने के लिए देना है। सहूलियत दे दो, लेकिन उसका स्वाभिमान भी रखना है, लाचारी नहीं। तो इसलिए सहूलियत, सिर्फ सहूलियत, उसको आज दिन ब दिन सहूलियत तो देते हैं, लेकिन वो दिन ब दिन लाचार बन गया, सिर्फ हाथ फैला रहा है, साफ 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 साफ। उसको लाचार नहीं बनाना, उसको अपना स्वाभिमान सिखा। हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप देखिए कई गांव में सहूलियत का नाम नहीं, सहूलियत दिया लेकिन स्वाभिमान, उसको स्वाभिमान सिखाया, लाचारी नहीं। लाचारी का जीना क्या जीना है? और विनोबा जी भी कहते थे कि दान इंसान को नादान करता है।
दान ये नादान बनाता है, लाचार बनाता है। इसीलिए सहूलियत देना दोष नहीं, क्योंकि वो पैसा हमारा है। जो सरकारी तिजोरी से सहूलियत मिलती है, वो सरकारी तिजोरी का पैसा किसका है? वो जनता का है। वो सहूलियत दे दो, लेकिन उसको स्वाभिमान को भी जगाते रखो। उसको लाचार बनाने के लिए नहीं देना। इस बात को सोचते हुए हम ये करना चाहिए, सहूलियत देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राज जी का फोन था कि चेहरा कट रहा है, थोड़ा पीछे बैठेगी तो आएगा। अनज जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम मुझे सुनाई पड़ रही है। जी हाँ जी, एक बार आवाज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, अनज जी, आप सुन पा रहे हैं? अनज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ आपकी रहे हैं। आवाज थोड़ी धीमी आ रही है अनज जी। हाँ, वो नेट का प्रॉब्लम है। जी जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, आगे आते हुए मैं ये बात करना चाहूंगी कि हमारा जो देश है आज आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। हमारा युवा आत्मनिर्भर होने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपके क्या विचार है कि होंगे जब कमाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हो, खाने के लिए खाना उपलब्ध नहीं हो, पर हमारा देश जो है आत्मनिर्भर किस प्रकार होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार में जानना चाहूंगी। देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में आत्मनिर्भर की बात करेंगे तो नहीं होगा। जी ये देश गांव में बसा हुआ है। जी गांव के लोगों को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। जी आकर देखिए, हम लोग जो काम किया कर रहे हैं, 14 साल में 13 लाख लोग आकर वो गांव काम को देखा। 13 लाख, 14 साल में। वो जी स्टडी किया, 4 लोगों ने पीएचडी किया उस पर कि बेरोजगार का प्रश्न कैसे छूटता है, हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी गांव में कैसे मिलती है। ये जो हम लोग काम किया है, ये आत्मनिर्भरता का काम है। ये बड़े बड़े शहरों में आत्मनिर्भरता नहीं, गांव से जाना पड़ेगा। जब तक गांव में नहीं जाएंगे तब तक देश में आत्मनिर्भरता करना नहीं होगी। फिर इंडस्ट्री पर हमें अवलंबन रहना पड़ेगा। इंडस्ट्री नहीं, कृषि प्रधान देश में हर गांव के कृषि को डेवलप करो। और बेरोजगार का प्रश्न गांव में कैसे छूटता है, देखो हम लोग किया है। इसीलिए गांव से आत्मनिर्भरता की बात करते गए और देश के गांव आत्मनिर्भर बन गए। फिर शहर में जाना दोष नहीं, वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन अभी जी देखा ना हम, ये कोरोना जी के टाइम पर दिल्ली से, मुंबई से कितने लोगों की भीड़ जा रही थी। बस बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, पैदल जा रहे। किस लिए? गांव में जाना, गांव में जा रहे। ये आजादी के बाद ये होना था, फिर जी लोग आत्मनिर्भर हो सकते थे, ऐसे मेरा मानना है। और हम लोग तो प्रयोग किए कि आत्मनिर्भर कैसे होते, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अना जी, मैं चाहूंगी कि एक बार हम आप थोड़ा सा और एक बार अपना
स्पीकर देख लीजिए ताकि हम थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से आपको सुन सके। थोड़ी सी आवाज धीमे आ रही है, थोड़ी आवाज हमें धीमे में आ रही है। उसका आवाज जी हाँ जी हाँ अन्ना जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी। जी आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो सुनने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है, आवाज काफी धीमी आ रही है। आवाज 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 नहीं, नेटचा काही प्रॉब्लेम आहे? तिकडे दिसतो त्यांना problem. हाँ आ रही आवाज। जैसे अन्ना जी आपने कहा कि बहुत जरूरी है हमारे गांव को हम आत्मनिर्भर बनाना ताकि हमारा देश विकसित हो सके। विकास तो जरूरी है हमारे पूरे देश के लिए, और पूरे देश के विकास के लिए आवश्यक है हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उन सभी को आत्मनिर्भर होना। पर अन्ना जी ऐसी काफी बार मैंने महसूस किया है, हम भी जब गांव जाते हैं, कि आत्मनिर्भरता का जो जोश है या आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा है वो शायद गांव में ज्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित है होती है, अपितु हमारे सिटी या फिर हमारे जो अच्छे खासे मेट्रो जगह है वहां से, क्योंकि वहां के हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ ही अनेकों ऐसे दायित्वों को निभाता है जो कि एक शहर में रहता हुआ व्यक्ति शायद उस प्रकार नहीं करता। तो आपके विचारों से आप क्या सोचते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए हमारे पास जितने अपॉर्चुनिटीज जिसको कहते हैं हम, जितनी हमारे पास क्या हमारे पास उतनी सुविधाएं हैं, या क्या हम आत्मनिर्भर होने के लिए उतने सारे साधन गांव तक पहुंचा पा रहे हैं जिससे वो आत्मनिर्भर हो? क्या आज का युवा अवसरों के लिए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है? आप क्या मानते हैं कि आत्मनिर्भर होने के लिए अवसर कितने आवश्यक होते हैं? मैं ये जानना चाहूंगी आपके विचारों से। जो आपका पहला प्रश्न है, जी रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरोग्य जीवनावश्यक जरूरतें ये कैसे पूरी हो? एक। दूसरा, हाथ के लिए काम पेट के लिए रोटी अपने जगह पर उसको मिलना आत्मनिर्भर होने के लिए। तीसरी बात यह है कि जहां हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, गरीब और अमीर का फैसला नहीं बढ़ना चाहिए। जी फिर आत्मनिर्भर का कोई मतलब नहीं होगा। गरीब और अमीर इसमें फैसला नहीं होना चाहिए, समान चलने चाहिए। तीसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था जी हमारी वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अमीर नहीं, लेकिन उसको जीवन में जो जितना जरूरत है उतना साधन मिले। तो ये आत्मनिर्भरता की बात जो कही है, ये कोई ना कोई, अभी जैसे जी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें 4 लोगों ने पीएचडी किया। कैसे आत्मनिर्भर थे लोग? कैसे हाथ के लिए काम पेट के लिए रोटी का सवाल छूटता है? वो उसकी इतना है कि वो कपड़ा वो गांव में नहीं बना सकते हैं, कपड़ा उसको खरीद पड़ना है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमें इन बातों के लिए सोचना जरूरी है, ऐसे हमें लगता है। जी हमें अभी अन्ना जी ने बताया के लिए बहुत जरूरी है कि
अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच का जो फासला है उसको हम कम करें, और तभी ये एक आत्मनिर्भरता के जो अवसर है वो कहीं ना कहीं उजागर हो पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी युवाओं को लेकर, कि युवा एक ऐसी पीढ़ी है, युवाओं में ऐसा एक जोश है जो आज क्या हर हर बार हमने देखा है कि हर एक जंग के लिए, हर एक लड़ाई के लिए एक युवा ही सबसे सामने आया है और सबसे पहले उसकी शुरुआत करता है। तो आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप क्या समझते हैं कि युवाओं का कैसा रोल होना चाहिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए, या आज की महामारी, या आज हमारे देश को अगर विकसित करना है तो आज ऐसी कौन सी क्रांति युवा को लानी होगी जो आप समझते हैं कि हमें आगे की ओर लेकर जाएगा? युवक 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 के बारे में युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। आवाज तना आवाज कम है तो जी आवाज थोड़ी सी। ये तो आवाज आ रहा है। जी सर, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम आपको रीजॉइन करते हैं। हम फिर से जुड़ रहे हैं और उनके साथ। जी अन्ना जी। हेलो जी आपकी आवाज बिल्कुल सही सुनाई दे रही है। मैं एक बार फिर से आपसे वो प्रश्न करना चाहूंगी। जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को ऐसी कौन सी क्रांति लानी होगी जिससे कि हमारा भारत एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े और अच्छी तरीके से विकसित हो सके? युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। जी ये युवा शक्ति अगर जाग जाए जी तो कल का भविष्य, समाज, देश, कल का भविष्य दूर नहीं है। जी युवा शक्ति ही इस देश को बनाएंगी, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। जी मैं एक युवक था ना, 25 साल का जी युवक। मैं सोचते बैठा था जी क्या है जीवन, किस लिए जी जीते लोग। जी जीवन समझ में आ गया स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। और मैंने तय किया कि मैंने अपना गांव, समाज और देश के लिए जीने के लिए तय किया। आज आप देख सकते हैं एक युवक कितना बड़ा काम कर सकता है, कितना बड़ा काम करता है। एक तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में रूरल डेवलपमेंट। आज रूरल डेवलपमेंट में इतना गांव में काम हो गया है। और जी दूसरा है डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट को जो पर्कुलेशन लगा है करप्शन का, उसको रोकना। ये दोनों जी भी एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को जो भ्रष्टाचार का पर्कुलेशन लगा है उसको रोकना। तो जी मैंने पहले डेवलपमेंट की बात करते गया जी और बाद में भ्रष्टाचार के बारे में लड़ाई शुरू कर दी। एक फकीर आदमी है, 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए करप्टेड, छह मंत्री। जी 400 ऑफिसर घर चले गए करप्टेड लोग। जी 10 कानून बनाए। हमारा देश, हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा है। बिल्कुल। संविधान के आधार पर कानून बनते हैं, कानून जी के आधार पर हमारा देश चल रहा है। और डेवलपमेंट हो या भ्रष्टाचार को रोक लगाना हो, हमें संविधान के आधार पर कानून
कानून को देखना है तो मैंने 30 साल में 10 कानून बनाने के लिए भाग किया सरकार को। जी लोकपाल लोकपाल जो 45 साल में 8 बार बिल आ गया था लोकसभा में, पास नहीं जी हुआ, लेकिन जी एक युवक आंदोलन के लिए खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया और लोकपाल लाना पड़ा सरकार को। जी तो मेरा कहना, लोकपाल हो, आरटीआई बिल्कुल। आरटीआई सूचना का अधिकार, जी जनता 26 जनवरी 1950 में मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी उनकी है, उनके तिजोरी का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है, क्या क्या काम करते हैं, वो जानकारी लेने का उसका हक है, वो मिलना चाहिए। 10 कानून बन गए, करप्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक लग गया। जी 2011 का आंदोलन, करप्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपया खर्चा करके जनता में जो जागृति आनी नहीं आनी थी, करोड़ों रुपया खर्चा कर कर जो जागृति नहीं आनी थी, वो 2011 के आंदोलन से आ गई। कम से कम लोग बिल्कुल। बोलने लगे, खड़े होने लगे, बात करने लगे, और कहीं कहीं आंदोलन भी शुरू हो गई। तो युवकों ने इन बातों के लिए सोचना है, लेकिन ये कब कर पाएगा ये युवक? सिर्फ भाषण देकर नहीं होगा। जी युवकों ने एक बात को सोचना है, हमें सब सब करना है, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, भाषण से नहीं, कृति और शब्द, कथनी और करनी, दोनों को जोड़ना होगा। इसलिए युवक, उसका पहले चारित्र शुद्ध हो। चारित्र शुद्ध होना, न तो शब्दों में वेट नहीं आएगा। बिल्कुल। उसका आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, दाग नहीं होना जीवन में। अगर दाग लग गया जीवन में, बुराई का दाग लग गया, तो एयर कंडीशन में भी रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा, वो जी दाग बेचैन करेगा। इसलिए बेदाग जीवन होना, तब ये कर सकते हैं। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग करना, त्याग। ये भारत की भूमि है ना, जी ये हमेशा ऋषि मुनि से हमें कहते आ गई, बदलना है गांव को, बदलना है देश को, तो त्याग करना होगा। ये भूमि सिखा रहे हमें त्याग, त्याग के बिना नहीं होगा। नेचर, प्रकृति हमें क्या कहते में, मक्का में जवाब, हेलो, जी जी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं समझ। जी हेलो, जी अन्ना जी ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया हमारा चरित्र अच्छा आना चाहिए, और काम नहीं चलता है बातों से, काम करना पड़ता है दोनों हाथों से। और ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सीख हमें अन्ना जी से प्राप्त हुई है कि हमें अपने जीवन में निस्वार्थ सेवाओं से ही आगे बढ़ना आवश्यक है। और इसी के साथ हमारे बीच में जो अन्ना जी बात बता रहे हैं कि आपके लिए जीवन में कितना आवश्यक है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, समाज के लिए और अपने लिए और अपने आसपास जुड़े लोगों के लिए। आप और मैं सभी ये चीज को भली भांति समझ सकते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की बड़ी तकनीकी खराबी से हमें थोड़ा सा धैर्य रखना हेलो, आवश्यक होता है। जी अन्ना जी, हेलो, हम आपको बिल्कुल हैं, हम समझ सकते हैं कि नेटवर्क की थोड़ा सा विलंब आता है।
हेलो जी जी अन्ना जी, हेलो थोड़ा इशू है। हम हेलो। जी जी अन्ना जी। तो प्रकृति का मान्य करता है में दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, जवार बाजरा का। तो कब नजर आता है? पहले एक आदमी एक दाना को त्याग करना पड़ता है। जी एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गिरा तो भुट्टे कहते। तो जी जी सर, समझ सकते होना हैं कि जरूरी है। नेटवर्क का इशू है, पर बिल्कुल आपको समझने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। जी जी हेलो अन्ना जी। जी अन्ना जी। हेलो जी जी, हम समझ सकते हैं आपके साथ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हेलो जी अन्ना जी। हेलो। जी जी अन्ना जी। हम्म, तो हम्म, बातों की जरूरत है। अचार शुद्ध हो, प्यार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में थोड़ा त्याग हो, अपमान पे की शक्ति हो। अच्छा काम करने वालों को हमेशा तकलीफ होता है, विरोध होता है, होते हैं। तो आपको भी विरोध होगा, निंदा होगी। विचारों का प्रभाव पड़ा, जमीन में जाने वाला दाना, तो मैं एक दाना बन गया। आज दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आ रहा है। जी चार लोगों ने पीएचडी की है, 2 पीएचडी कर रहे हैं, और कितने गांव ने प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव में काम शुरू किया। जी तो युवक जो है, युवकों ने इस पत्थर को संभालना जरूरी है। जी आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, जीवन को निष्कलंक रखो, जी जीवन में त्याग करो, और अपमान पीने की शक्ति रखो। कोई आप जो काम करते हैं उस टाइम पर आपकी निंदा होगी, आपको विरोध होगा, आपको कई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो अपमान को पीना पड़ेगा। जितना अपमान पीने की शक्ति होती है उतने काम की ऊंचाई बढ़ती है। जी और प्रकृति का नियम है, जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, जी जिस पेड़ में फल लगते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जी जिस पेड़ पर फल ही नहीं, वहां कौन पत्थर मारेगा? जी खास तौर पर आम के पेड़ पर जितने पत्थर लगते हैं, जी नीम के पेड़ पर उतने पत्थर नहीं लगते। तो युवकों ने इस बात को सोचना है, जी अपमान को पीना पड़ेगा। जी हमारे में कहावत है, नदी में बाढ़ आती है ना, जब बाढ़ आती है ऊंचे जी ऊंचे पेड़ होते हैं बाढ़ के सामने। जी पेड़ होते हैं, बाढ़ जब आती है ये पेड़ झुकते नहीं, बाढ़ के साथ बहकर चले जाते हैं। लेकिन नदी के किनारे पर एक घास होता है, घास। जी बाढ़ आती है, घास झुक जाता है, जी बाढ़ निकल गई फिर से खड़ा हो जाता है। कि वो झुकता है, नम्र हो जाता है, बहकर नहीं जाता। पेड़ झुकता नहीं, बहकर चले जाते हैं। इसलिए युवकों ने इन बातों पे सोचना है। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति, जी ये गुण जीवन में होना जरूरी है। तो
अन्ना हजारे क्या और बड़े बड़े कार्यकर्ता बन गए, उससे भी आप बड़ा काम कर सकते हैं जी। सिर्फ इन बातों को संभालना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्ना हजारे का आपको संदेश नहीं है कि मैंने शादी नहीं किया आप मत करो, नहीं, शादी करो, परिवार करो। इतना है, अन्ना हजारे ने शादी नहीं किया लेकिन परिवार छोटा नहीं, जी। छोटा परिवार करना था, छोटा परिवार 4 दीवारों के अंदर। वो छोटा परिवार ना करते हुए पूरा देश मेरा परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ऐसे कार्यकर्ता युवकों ने अपना छोटा परिवार करते रहो जी। और छोटा परिवार करते करते बड़ा परिवार करो। बड़े परिवार में दुख नहीं होता, छोटे परिवार में हमेशा दुख होता है, क्योंकि छोटे परिवार में सब मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा। एक डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता। इसलिए छोटे परिवार के साथ साथ बड़ा परिवार करो। बड़े परिवार में आनंद इतना है, मैं अनुभव करता हूँ। मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, एक 10 बाय 12 फीट के कमरे में रहता हूँ, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में। कितना आनंद है वो, कितना आनंद है, और लोग आनंद के लिए जी रहे। जी। तो कार्यकर्ता ने इस बात को सोचना, युवकों ने इस बात को सोचना, अन्ना हजारे का नकल मत करो, शादी करो, परिवार करो। छोटा परिवार करते करते बड़ा परिवार करो, देश का परिवार करो, तो देश बन जाएगा और हमारा देश सुजलाम सुफलाम बनेगा। युवा शक्ति एक हमारी राष्ट्र शक्ति है। तो मैं युवकों के साथ, युवकों को इतना कहता हूँ, इन बातों को आप सोचो। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपके जीवन में हर जुड़ी चीजें बहुत संघर्ष के साथ हुई है, तो आपका फेसबुक लाइव भी हमने बहुत संघर्षशील बनाया और इस क्रांति में हम दोनों एक साथ आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके इसमें एक हिस्सा रही, मेरा सौभाग्य है सर। और आपके धन्यवाद। आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ अन्ना जी को हमने जोड़ा था, और हम आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक अन्ना जी को सुना, मेरे यानी प्रियंका बिस्सा के साथ। और आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारी पूरी टीम काव्य वर्षा आपको धन्यवाद देती है। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं प्रियंका बिस्सा छत्तीसगढ़ भारत से आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।